Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. And here in this video, we are continuing with our current affair classes with regard to Indian Eco, जिसे हम लोग कर रहे हैं आपकी ओनली IAS की करंट अफेयर की मैगजीन्स दैट इज उड़ान 500 प्लस से। हम लोगों ने आपका फर्स्ट हेड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। सेकंड हेड हमने बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करा था, जिसमें हम यूपीआई टैप एंड पे पढ़ चुके हैं। आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे। मेडिएशन रेजोल्यूशन, ये मेडिएशन एंड आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन को हमने डिटेल में समझा था। थर्ड टॉपिक जो आज की क्लास में है वो है आरबीआई एट द रेट 90। देखिए अब अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसका पूरा स्टैटिक मैं आज की क्लास में कवर कराऊंगी। दैट्स वाई यही एक टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और जब मैं स्टैटिक सीरीज चल रही है उसमें भी इस टॉपिक को हम लोग करेंगे कवर, बट यहाँ पे पूरा स्टैटिक पार्ट हमें कवर करना है विद रिगार्ड टू आरबीआई। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करंट अफेयर में ये देखा गया, ये देखा कि आरबीआई जो है उसने अपने 90 इयर्स जो है वो कंप्लीट करने वाला है। तो पीएम ने इस चीज को एड्रेस करा था आरबीआई एट द रेट 90 की आरबीआई के जो है वो 90 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब इसके पीछे का सारा स्टैटिक फैक्ट हम लोग जान के चलते हैं। देखिए आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की फुल फॉर्म हम देखें तो इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। ये इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है। अब सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, पहली बात तो ये जानिए, सेंट्रल बैंक जो होता है ये कंट्री का एक ओनली वन होता है। मैं इसके सारे फंक्शन अभी आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा सा पहले हम जो है इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलेंगे। ये ओनली वन होता है और ये आपके और मेरे यानी जो हम नॉर्मल पब्लिक है ना, पब्लिक के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। मतलब नॉर्मली बैंक को लेके आपको पता है ना कि आपको लोन चाहिए, हम बैंक के पास जाते हैं, अपने डिपॉजिट बैंक के पास एक्सेप्ट करते हैं। बट उन बैंक्स में क्या आरबीआई आता है? क्या मुझे लोन चाहिए तो मैं डायरेक्टली आरबीआई के पास जाऊंगी? क्या मैं आरबीआई के पास जाके बोलूंगी आप मेरा पैसे डिपॉजिट कर लो? नहीं। तो आरबीआई जो होता है वो कंट्री में ओनली वन होता है और वो पब्लिक के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। वो अदर बैंक्स एंड गवर्नमेंट के साथ डील करता है, अदर बैंक एंड गवर्नमेंट के साथ डील करता है, राइट। अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए हम ब्रिटिशर की कॉलोनी थे, ब्रिटिशर यहाँ पे सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो बैंकिंग सिस्टम भी वही उन्हीं के अंडर था। बैंकिंग सिस्टम वगैरह भी वही मैनेज कर रहे थे क्योंकि डिसीजन तो अल्टीमेटली उनका चलता था। तो उन्होंने यहाँ पे 1926 में सोचा कि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म आने चाहिए, कुछ चेंज आनी चाहिए। तो उनकी जो रॉयल कमीशन थी, अब हमारा तो चलेगा नहीं ना पावर, वो लोग अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस ला रहे थे। तो यहाँ पे एक कमीशन थी, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, ये कुछ फैक्ट है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आज की क्लास में आप लोग ये सारी चीजें याद कर लेंगे। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया कि इस तरीके का एक आरबीआई मतलब एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सारे बैंक्स को सुपरवाइज करेगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो बाकी बैंक को सुपरवाइज करेगा। तो ये आपका कब, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया। ठीक है, आपने रिकमेंड करा, आगे प्रोसीडिंग तो होने दो उस पे। तो 1927 में इसे बाहर ब्रिटेन में पार्लियामेंट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया कि इस तरीके का एक बैंक जो है वो इंडिया में क्रिएट होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1927 में ये हो गया फेल, ये पास नहीं हुआ। फिर आगे बढ़े 1933 में इसे अगेन इंट्रोड्यूस किया गया, अगेन इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में और यहाँ पे ये हो गया पास। अब 1933 में ये पास हो गया तो 1934 में आप ले आए आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 ले आए जिसमें प्रोविजन मेंशन कर दिया और ये लिख दिया कि आरबीआई जो है इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिएट किया जाएगा। और उसके नेक्स्ट ईयर अभी यहाँ पे सॉरी, आरबीआई एक्ट के थ्रू डायरेक्टली बन नहीं गया था आरबीआई, बट 1935 में इंडिया में एक एक्ट आया था, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप सबको पता होगा, उसमें प्रोविजन, उसमें ये पॉइंट इंक्लूडेड था कि आरबीआई को स्टैब्लिश किया जाएगा और आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। 1 अप्रैल 1935 को इसको, ये फैक्चुअल चीजें हैं, अभी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं हम एक तरीके से। इसको स्टैब्लिश किया गया कहाँ पे, कोलकाता में। कोलकाता में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया, लेकिन आफ्टर दैट मतलब 1937 में ही इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे। इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे और आज की डेट में भी आप देखते हो कि इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में ही है, राइट, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो 1937 में से शिफ्ट कर दिया। अब लेकिन हमें पता है कि 1947 में तो इंडिया आजाद हो गया, ब्रिटिशर तो चले गए थे। तो यहाँ 1949 में 1 जनवरी 1949 को हमने इसे कंप्लीटली क्या कर दिया, हमने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटेन गवर्नमेंट से इसके कंप्लीटली सारे शेयर्स जो थे वो खरीद लिए और कंप्लीटली अब ये इंडिया का बैंक बन गया,
राइट, कंप्लीटली पूरी तरीके से इंडिया का बैंक बन गया, तो 1949 में इसे कर दिया था नेशनलाइज। क्लियर। अभी हम आरबीआई की कंपोजिशन पे आएंगे कि आरबीआई में कौन कौन पर्सन होते हैं, लेकिन आप ये जानिए आरबीआई के हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? गवर्नर। आरबीआई के जो हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, जो करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई है, जिन्हें दिसंबर 2024 में ही अपॉइंट किया है, जो 26th गवर्नर है, जब से आरबीआई स्टैब्लिश हुआ तो वो 26th गवर्नर है। उनका नाम जो है, पूछ सकता है आपसे करंट कौन है, तो नाम याद, मतलब यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, वनडे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं वैसे तो ये, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक चीज है और आई होप सबको पता भी होगा। संजय मल्होत्रा इज द नेम ऑफ द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। करंट गवर्नर का नाम संजय मल्होत्रा है। अब वैसे तो सबको पता होगा, मैं फिर भी यहाँ मेंशन कर रही हूँ। फर्स्ट गवर्नर, आप लोग प्लीज मुझे अपनी तरफ से भी कमेंट करेंगे सो दैट आप लोगों के भी एक बार ये टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट गवर्नर देखिए, जब बना तो ये अंडर ब्रिटिशर था, तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, राइट। 1935 से लेके अराउंड 37 तक ये यहाँ पे गवर्नर रहे हैं। 1935 से 1937 तक ये ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो यहाँ पे गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं, अगर हमें ये देखना हो कि पहले इंडियन गवर्नर कौन बने थे, राइट, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन और कब बने आरबीआई के, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, सीडी देशमुख जो 1943 से 49 तक यहाँ पे क्या रहे हैं, 1943 से 1949 तक गवर्नर रहे हैं। क्लियर। तो फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, करंट कौन है? संजय मल्होत्रा, जो दिसंबर 24 में ये अपॉइंट हुए, तो रिसेंट अपॉइंटमेंट है। फर्स्ट जो इंडियन गवर्नर बने थे इसके, वो 43 में बने थे, सीडी देशमुख। अगर ये पूछा जाए, मतलब अगर इस तरीके का माइंड में हमें रिकॉल भी करना हो चीजें, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, वो थे सीडी देशमुख। अब एक चीज और जो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली है वो ये कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आरबीआई के गवर्नर रहे हों, मतलब कि कोई पीएम भी रहे हो हमारी कंट्री के और वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हो? तो यस, द आंसर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और उन्होंने एज अ आरबीआई गवर्नर भी सर्व करा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अराउंड 1982 से 1985 के टाइम तक ये आरबीआई के गवर्नर थे, राइट। 1982 से 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे। प्राइम मिनिस्टर कब बने, इनका टेन्योर आप मुझे बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर वाला जो टाइम पीरियड है वो आप मुझे बताएंगे। एंड 1991 में जब हमारी कंट्री में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, एलपीजी आए, इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपकी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट। उस समय पे ये क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। तो देख रहे हैं आप कितनी पोस्ट, अलग अलग मेजर पोस्ट होल्ड करी। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं कंट्री के। तो ये कुछ हमने फैक्ट्स देखे। अब आरबीआई के ना कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि आरबीआई काम क्या करता है। सबसे पहली बात तो मैंने बताया, कंट्री का एक हेड बैंक होता है। हमारे, मेरे और आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में तो ये नहीं आता है, तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है नोट्स इशू करना, करेंसी इशू करना। बेसिकली नोट्स भी नहीं, हम देखते हैं यहाँ पे करेंसी इशू, करेंसी इशू करने का, करेंसी प्रिंट करने का, करेंसी प्रिंट करने का सोल अथॉरिटी जो है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है, राइट। बस अगर देखा जाए, सारे नोट्स तो देखिए यही इशू करता है, सारे नोट्स यही इशू करता है और उसपे गवर्नर के साइन होते हैं। बट अगर ₹1 नोट हम देखें, ₹1 नोट एंड ऑल कॉइन्स, तो ये ₹1 का नोट और सारे कॉइन जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब वो अंडर गवर्नमेंट इशू की प्रिंट किए जाते हैं, राइट। कॉइन पे तो देखो किसी के साइन ही नहीं होते हैं, लेकिन ₹1 जो नोट होता है उसपे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और ₹1 कोट और सारे जितने भी ₹1 नोट एंड जितने भी कॉइन्स हैं वो अंडर द गवर्नमेंट रहते हैं। बाकी सारे नोट जो है वो कौन इशू करता है? आरबीआई। इसके अलावा आरबीआई जो है ना वो बैंकर्स का बैंक होता है, बैंकर्स का बैंक और गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। अब हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारे लिए जो बैंक है, फॉर एग्जांपल हम सबके अलग अलग बैंक अकाउंट है, हम सबके अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिट है, हमें लोन लेना होता है तो हम अलग अलग बैंक को कांटेक्ट करते हैं। तो बैंक का अगर मैं मेजर वर्क देखूं तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, मुझे अपना पैसा जमा कराना है, एक्सेस है मेरे पास, तो मैं बैंक के पास जाती हूँ, और लोन लेना है तो भी मैं बैंक को अप्रोच करती हूँ। तो इसी तरीके से जो बैंक्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक जो भी बैंक है, उनको, उनका अगर एक्सेस डिपॉजिट है या फिर उनको लोन लेने की जरूरत है तो दे विल गो टू आरबीआई, और आरबीआई इनके लिए तरह तरीके की पॉलिसीज भी बनाता है।
तो इसलिए ये बैंकर्स का बैंक होता है। गवर्नमेंट का बैंक भी, आरबीआई के पास गवर्नमेंट का भी एक अकाउंट होता है जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपॉजिट जो है वो जाते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड पेमेंट की जाती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी आरबीआई कई बार नेशनल इंटरनेशनल लेवल की पेमेंट भी करता है, तो इसलिए गवर्नमेंट का बैंक भी होता है। तो करेंसी प्रिंट कर रहा है, बैंकर्स का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आई होप अपने पास आप लोग ये कहीं लिख के चल रहे होंगे पॉइंट्स। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होते हैं, देखिए मुझे पैसे की जरूरत है ना, तो मैं बैंक के पास गई अप्रोच करने। फॉर एग्जांपल आई एम अ पर्सन, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, मिस्टर ए को पैसे की जरूरत है, चलिए मिस्टर ए ले लेते हैं, इनको पैसे की जरूरत है, एसबीआई में गए। एसबीआई ने बोला भैया फंड नहीं है, अभी नहीं चल रहा। अब आपको पता है एसबीआई को जरूरत होती है तो एसबीआई किससे मांगने जाता है? आरबीआई से। अब एसबीआई आरबीआई से पैसा मांगने गया कि लोग आ रहे हैं लोन वगैरह के लिए, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे शॉर्टेज ऑफ फंड है, तो फंड की रिक्वायरमेंट है। आरबीआई ने कह दिया भैया मेरे पास भी नहीं है। नहीं है अगर आरबीआई ने कह दिया, तो ना तो पैसा एसबीआई के पास जाएगा और ना एसबीआई से आपके पास आएगा। तो एक तरीके से मिस्टर ए के लिए इनडायरेक्ट लास्ट जो अप्रोचेबल एक अथॉरिटी है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो वो बैंक के पास ही जाएगा, आरबीआई के पास नहीं जाएगा, बट ये आरबीआई जो होता है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। मतलब भैया ये उधारी अगर लास्ट मिल सकती है किसी से तो यहीं से मिल सकती है, अदरवाइज मनी सर्कुलेट नहीं होगी, राइट। इसके अलावा ये होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स देखो क्या होता है, फॉरेक्स में ना, फॉरेक्स सिर्फ एक चीज नहीं है, फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी तो जा ही रही है, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें मैं यहाँ पे समझाऊंगी नहीं अभी, वो मैं आगे जब चैप्टर बताऊंगी वहां समझाऊंगी, राइट। आप अलग से मेंशन कर दीजिएगा तो मैं अलग से वीडियो बना के भी समझा दूंगी। फॉरेन करेंसी गोल्ड फॉर्मेट रहता है, आरबीआई के पास आपका एसडीआर होता है, राइट। एसडीआर जो है ये रिलेटेड है आईएमएफ से, आईएमएफ की करेंसी कंसीडर की जाती है, स्पेशल ड्राइंग राइट। और एक होता है आरटीपी, अभी आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए अपने पास बस, रिवर्स ट्रांसपोजिशन। ये क्या होता है? ये दोनों आईएमएफ से रिलेटेड है, इसको मैं आईएमएफ बताऊंगी या तो तब हम देखेंगे, या जब हम स्टैटिक वाले पार्ट में पूरा आरबीआई पढ़ेंगे तो एक बार ये डिटेल में बता दूंगी, राइट। अभी के लिए आप जानिए फॉरेक्स इज नॉट ओनली अबाउट द फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स इज अबाउट फॉरेन करेंसी, गोल्ड स्टॉक, एसडीआर एंड आरटीपी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है और रिवर्स ट्रांसपोजिशन जो है, ये सारी चीजें मिलके फॉरेक्स में जाती हैं। तो उसको उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई करता है। एंड लास्ट, ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है ये स्टैटिक में देखेंगे, यहाँ पे अगेन वो बहुत ज्यादा लेंदी चीजें हो जाएंगी, बट क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होती है। क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब मनी को कंट्रोल करना, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा ना जाए और मार्केट में पैसा कम ना जाए। ज्यादा जाएगा तो हम उतना फुलफिल नहीं कर पाएंगे लोगों की डिमांड, तो मार्केट में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, यानी जो क्रेडिट है वो ना एक्सेस में जाए ना डेफिसिट में जाए, तो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। और जिस तरीके से ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है, जो मेजर्स ये फॉलो करता है, उसे ही हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसमें आपके कंसेप्ट लाइक कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब जाते हैं, जिसको हम कभी आगे अगर टॉपिक आया तो समझेंगे, अदरवाइज हम स्टैटिक वाले पार्ट में समझेंगे। तो ये मैंने आरबीआई का बहुत सारा स्टैटिक पार्ट बता दिया है आप लोगों को। यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, एक बार उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्यों न्यूज में था ये देखा, अब थोड़ा सा जल्दी इस पर नजर मारते हैं। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया था। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। पहले गवर्नर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के बैंकर थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे 1943। 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। अब इसका कंपोजिशन एंड गवर्नेंस की बात करेंगे तो बिल्कुल इसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और इसको हम आरबीआई एक्ट के थ्रू गवर्न करते हैं। अब कंपोजिशन, कितने लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, कंपोजिशन क्या है, तो देखिए टोटल अराउंड 21 मेंबर होते हैं, जिनमें एक आपके हो गए गवर्नर, एक आपके हो गए गवर्नर, 4 आपके हो गए डेप्यूटी गवर्नर, राइट, फुल टाइम जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, एक गवर्नर हो गए, ये 4 आपके डेप्यूटी गवर्नर हो गए। उसके बाद आते हैं 10 डायरेक्टर जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, 10 डायरेक्टर जो अलग अलग फील्ड से, जिन्हें गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इन 10 डायरेक्टर को गवर्नमेंट लिखा है ऊपर, खैर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। उसके अलावा 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो गए, राइट। फिर बाकी आपके 4 डायरेक्टर होते हैं, अलग 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 4 जो लोकल बोर्ड है। कौन कौन से लोकल बोर्ड है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली।
इन 4 बोर्ड से अलग-अलग हमारे 4 डायरेक्टर होते हैं। तो ये टोटल कंपोजिशन है, इतने लोग जो हैं वो आरबीआई की गवर्नेंस में काम मतलब आरबीआई की गवर्नेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये सारे इसके मैंने आपको फंक्शंस ऑलरेडी समझा दिए हैं। अब आप एक बार इसको रीड कर लेंगे कि ये क्या मतलब आपका जो है पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखता है, बैंकर्स टू बैंक होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, प्लस ये क्या करता है आपकी एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको भी मेंटेन करता है। अब अगर ये आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो अगेन इनको भी स्टैटिक में देखेंगे, वरना यही एक टॉपिक जो है वो अगेन हमारा 1 घंटे की पूरी क्लास बन जाएगी। सो दिस इज द थिंग। अब ये कुछ मनी सप्लाई मेजर है। ये मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई मतलब पैसा कैसे जा रहा है, आपकी कंट्री में पैसा कैसे फ्लो कर रहा है। तो मनी सप्लाई और मनी स्टॉक मेजर्स इसको बोला जाता है, जिसको यहाँ पे कैटेगराइज किया M0, M1, M2, M3 एंड M4। अब हमें देखना है ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक और मतलब आज की क्लास का आरबीआई को लेके लास्ट कंसेप्ट जो हम समझ रहे हैं। तो मनी सप्लाई मतलब कितनी करेंसी जो है लिक्विड फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में। देखिए बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग जो है वो आपकी एक एसेट है, लेकिन वो लिक्विड एसेट नहीं है, क्योंकि उसको बेच के आप उसको इन कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। तो लिक्विड एसेट, लिक्विड मतलब कोई चीज कितनी लिक्विड है ये डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी उसको सेल करके उसकी वैल्यू को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो M0 मतलब क्या होता है, कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है। बैंकर्स का कितना पैसा आरबीआई के पास है, मैंने बताया ना बैंकर्स भी कुछ डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, और इसको एक टर्म भी बोलते हैं। अगर आपने स्टैटिक कंप्लीट करा है तो आप मुझे बताएंगे अपनी हर डिपॉजिट का कुछ पैसा जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, राइट। अपनी हर डिपॉजिट का कुछ पैसा जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं उसे क्या बोलते हैं। आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर और मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये 4 ऑप्शन है। आई वांट मतलब मुझे पता भी चल जाएगा कितने स्टूडेंट सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं। ये 4 ऑप्शन है एबीसीडी, आप लोग मुझे आंसर देंगे। फिर M1 में जाता है कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, मतलब मेरे और आप लोग अब जैसे लोगों के पास कितनी करेंसी है। और डिमांड डिपॉजिट मतलब जो पैसा हमने बैंक्स में अपना जमा करा रखा है, राइट। जब भी हम डिमांड करते हैं उस डिपॉजिट को तो हम बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। फिर M2 में क्या जाता है, M2 में M1 वाले फैक्टर यानी करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट तो जाएगा ही जाएगा, प्लस आपने जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर रखी है, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग होती है, अलग अलग डिपॉजिट वहां पे भी लोग अपना जमा कराते हैं, तो वो चीज जाएगी। M3 में M1 के सारे कंपोनेंट वही करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस नेट टाइम डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास है वो। M4 में M3 का कंपोनेंट यानी M1 करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग। मतलब पोस्ट ऑफिस में सेविंग में आपने जितना भी डिपॉजिट करा रखा है एक्सेप्ट एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का अमाउंट नहीं जाता। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक टाइप की सेविंग है जो आप पोस्ट ऑफिस में करते हो। ये भी एक तरीके की सेविंग है जो हम पोस्ट ऑफिस में करते हैं। पोस्ट ऑफिस वाले एनएससी इशू करते हैं, हम लोग क्या करते हैं और हम लोग अगर उसको परचेज करें तो एक तरीके से हमारी सेविंग है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, उसमें एक फिक्स रिटर्न भी हमें मिलता है, और एक तरीके से पोस्ट ऑफिस के पास है, गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो की जा रही है। तो ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो ये कंपैरेटिवली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में कंसीडर की जाती है। तो आपसे पूछा जाए क्या एनएससी जाता है मनी मेजर में, तो नहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम एक्सक्लूड करते हैं। अब इसमें जो आप शुरू के ये मेजर देख रहे हो ना, शुरू के ये जो मेजर देख रहे हो ये थोड़ा कैश में कन्वर्जन इनका इजी टू मेक है, और इनको हम नैरो मनी कैटेगराइज करते हैं, नैरो मनी। और बाकी दो जो है वो ब्रॉड मनी है, राइट। ये जो बाकी दो जो है M3, M4 ये ब्रॉड मनी है, क्योंकि ये ज्यादा चीजें कवर कर रही है वेरी ऑब्वियसली। आप देख रहे हो ना इसमें टाइम डिपॉजिट भी है, इसमें पोस्ट ऑफिस की सारी सेविंग है, तो ये ब्रॉड मनी है। M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है। मैंने आपको बताया लिक्विड क्या होता है, जो चीज आसानी से कैश में कन्वर्ट की जाती है। तो आपके पास जो पैसा है दैट इज इन कैश, प्लस जो बैंक के पास आपका डिपॉजिट है आप उसे भी आसानी से विड्रॉ कर सकते हो विद द फॉर्म ऑफ एटीएम में जाके निकाल सकते हो, बैंक से जाके विड्रॉ कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है तो M1, एंड सबसे लीस्ट लिक्विड जो है वो कौन सी है, M4। लीस्ट लिक्विड है मतलब उसे कैश में कन्वर्जन जो है उसका कंपैरेटिवली इट विल टेक टाइम। और M3 जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेजर है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस ये 4 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है ये इंपॉर्टेंट है। नैरो मनी, ब्रॉड मनी में क्या क्या जाता है, कौन मोस्ट लिक्विड है, कौन लेस लिक्विड है, ये हमने देख लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आरबीआई के मोस्ट ऑफ द फैक्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बाकी तो देखो स्टैटिक टॉपिक है, कुछ चीजें डिटेल में तो मैंने नहीं बताई है अभी आपको। मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिटेल में नहीं करी है, कुछ टर्म जैसे एसजीआर, रिवर्स ट्रेंड, पोजीशन नहीं देखा है डिटेल में, वो सारे स्टैटिक के पार्ट हैं। अभी करंट के परस्पेक्टिव से स्टैटिक बहुत हमने कवर कर लिया है, राइट। अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग कहते हैं कि थोड़ा बड़ा
मतलब ज्यादा टॉपिक कवर करें, बट डिटेल में जब पढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है चीजों को। तो वो 2-3 टॉपिक एक वीडियो में ले लें। सीबीडीसी डिटेल, बीपीएसपी कार्ड ट्रांजेक्शन क्या है, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक्स।